ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ठीक है, अब आपको पता है कि 2024 में क्या होने वाला है, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये न्यूज़ में भी था, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम क्या करेंगे इसके बारे में कि ओपोजिशन हमेशा ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सही नहीं है ना, लगती है ना कि वोटिंग प्रॉपर जो काउंटिंग है वो नहीं होती। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है उसने कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि ये इंश्योर कर सके, इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर कर सके कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमारे देश में चल रही है जो है वो फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ यानी कि उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, टेम्पर प्रूफ है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल था ट्रस्ट एंड द मशीन। ठीक है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस इसके अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इलेक्शंस हैज़ ओनली इंक्रीज्ड with the electronic voting machine, yet if trust is not there it should be election commission election commission, it is the election commission which needs to address the issue। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इशू को वो एड्रेस करे। राइट, अब आपको इतना तो पता होगा कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश में इलेक्शंस करवाती है, पता है ना। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो इसके 3 मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तीनों की पावर इक्वल होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी कोई स्पेशल पावर नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि वो दोनों में से थोड़ा सा सीनियर होता है, बाकी पावर्स तीनों की बराबर होती है। ठीक है ना, को इक्वल पावर्स होती है। तो ये जो 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज के। इनके अंडर पूरा इलेक्शन कमीशन का पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसमें 500 से 1000 लोग काम करते हैं। ठीक है, और ये तो हुई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात जो सेंटर में है दिल्ली में। इसके अलावा हर स्टेट में भी एक इलेक्शन कमीशन होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट में इलेक्शन कमीशन नहीं होती, स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इलेक्शंस करवाता है। ठीक है, और सेक्रेटरी भी होता है जो इसको देखता है। जो स्टेट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इलेक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है वो होता है डिप्टी कलेक्टर यानी कि डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इसके अलावा सीनियर लेवल के ऑफिसर, डिविजनल कमिश्नर के बराबर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं इलेक्शंस के, जब इलेक्शंस होती है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस करवाती हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। जो सेंटर की इलेक्शन कमीशन है और जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन है दोनों में क्या डिफरेंस है। सेंटर की इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस कराती है, प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं जिसको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, और चौथा ये हो गया 1, 2, 3 और 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फॉर एग्जांपल अगर जे&के स्टेट में इलेक्शंस होंगी एमएलए की तो वो कौन कराएगा, सेंटर की इलेक्शन कमीशन कराएगी। ठीक है, अब जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ये भी एक हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होती है। इसका क्या काम रह गया, सारे इलेक्शन तो आपको लग रहा है कि उसने करवा दिए, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी, है ना। तो फिर इसके इलेक्शन कौन, स्टेट क्या किसके इलेक्शन कराएगी, सोचो, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के। किसके, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन जो हैं वो कौन कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है,
अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ECI इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ECI, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इशू आज का हमारा ये है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि इलेक्शन कमीशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं वोटिंग मशीन, देखो पहले के टाइम पर, आज से 25 साल पहले जो वोटिंग होती थी वो कैसे होती थी? थ्रू सीक्रेट बैलेट। हर एक इलेक्शन बूथ में एक बॉक्स रख दिया जाता था जिसके अंदर हम वो स्लिप में वोट करके वो स्लिप उसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल देते थे। उसको बोलते थे सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट इसलिए क्योंकि जब हमने निशान लगाया उसके ऊपर जिसको हमने वोट दी, तो वो साइड पे जाके टेबल बना होता है, वहाँ पर जाकर लगाया, तो क्योंकि हमने सीक्रेटली लगाया, किसी के सामने नहीं लगाया, तो उसको बोलते थे सीक्रेट बैलेट। अब वो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि टाइम बहुत कंज्यूम होता था उनको काउंट करने में। ठीक है, बैलेट बॉक्सेस सील हो जाते थे, सील करते थे, फिर उनकी सील खोल कर फिर हर एक बैलेट बॉक्स को काउंट करना, तो लाखों बैलेट बॉक्सेस होते थे जब इलेक्शन को काउंटिंग वगैरह होती थी, तो टाइम बहुत लगता था। अब इंडिया में बहुत सारी सीट्स, असेंबली सीट्स होती हैं, लोकसभा की सीट्स होती हैं, करोड़ों की नंबर में, करोड़ के नंबर्स में वोट्स पड़ती हैं, है ना। तो इसलिए उस टाइम को कम करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये बहुत सारे देशों में यूज़ होती है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है हमारे देश में ये काफ़ी लेट आई है। ठीक है, बाहर के देशों में जैसे हमने बात की कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बहुत मशहूर कंट्रीज़ हैं, बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये काफ़ी पहले यूज़ होती थी, यूके में भी, यूएस में भी, बट उन्होंने इसको यूज़ करना डिसकंटिन्यू कर दिया हुआ है। अभी उनके इलेक्शंस बैलेट से होते हैं, सीक्रेट बैलेट से। क्यों? उन्होंने इसको यूज़ करना अब या तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है या बहुत कम कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे इलेक्शंस को लेकर। जब काउंटिंग होती थी ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो काउंटिंग होती थी उसमें बहुत सारा फ्रॉड होता था। ठीक है ना, देखो EVM जो है, ऐसे तो कहते हैं कि टेम्पर प्रूफ है, लेकिन EVM जब हम वोटिंग करेंगे तो उसका कोई भी रिसिप्ट नहीं आएगी, सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पे। अब अंदर क्या चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कैसे वोटिंग करवा रही है, क्या काउंटिंग कैसे हो रही है, वो किसी को पता नहीं है। आम आदमी को तो बिल्कुल पता नहीं है। आम आदमी तो इलेक्शन कमीशन जहाँ पे काउंटिंग हो रही होती है ना, काउंटिंग कहाँ होती है, जो ये स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं ना, MM कॉलेज, या जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू की बात करें तो जहाँ पर इलेक्शंस होती है ना पहले, वहीं पे काउंटिंग भी होती है। ठीक है, और वहाँ पे लगा देते हैं ये बाहर CRPF पुलिस, वहाँ पे तो अंदर आने नहीं देते हमें। ठीक है, हाँ, ओपोजिशन पार्टी के लोग वहाँ पर बैठते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग भी वहाँ पे बैठते हैं, और वो ये निगरानी रखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन देखो ना, अगर वो बाहर बैठेंगे तो उनको भी वोटिंग मशीन के पास नहीं जाने दिया जाता। तो वोटिंग मशीन में काउंटिंग कैसे हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो तो जो वहाँ कमरे में लोग बैठे हैं उनको भी पता नहीं चल सकता। हाँ, अगर बैलेट बॉक्सेस में से बैलेट निकाल के उनकी काउंटिंग हो रही है, फिर थोड़ी बहुत नज़र रख सकते हैं कि हाँ देखो कितनी वोट्स हो गई हमारी, लेकिन EVM में कैसे पता चलेगा, है ना, वो तो अंदर गड़बड़ हो सकती है ना। ठीक है, तो इसलिए इसमें गड़बड़ का चांस रहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी ये इंश्योर किया है कि गड़बड़ ना हो। ठीक है, और अभी तक कोई प्रूफ मिला भी नहीं है कि इंडिया में कुछ ऐसा घोटाला हुआ है। ठीक, कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, अब एक बात हम पहले देख लेते हैं कि EVM दो तरह की होती है। हमारे देश, अपने देश की बात कर रहा हूँ। एक EVM होती है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 होती है EVM विद VVPAT। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी क्या है। इसमें रिसिप्ट निकलती है, एक पेपर की एक रिसिप्ट निकलती है। ठीक है,
तो वो हो गया एक प्रूफ कि हमने किसको वोट डाला। लेकिन जो सिंपल ईवीएम है उसमें विदाउट वीवीपैट, ये विदाउट वीवीपैट होती है, इसमें कोई भी रिसिप्ट नहीं निकलती है। ठीक है, एक हो गई जिसमें कोई भी रिसिप्ट नहीं निकलती है, एक हो गई जिसमें रिसिप्ट निकलती है। तो ज़्यादा सेफ कौन सी है? ये दूसरी वाली है ना। पहले जब न्यू ईवीएम्स आई थी तो सिर्फ पहले वाली ईवीएम्स आई थी जिनमें कोई भी वीवीपैट नहीं होता था। फिर कुछ सालों के बाद ये वाली आने लगी, तो ऐसा होने लगा कि आधे देश में इस वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है और बाकी के देश में इस वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा मशीन अभी नहीं आई थी जिसमें वीवीपैट हो। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम ईवीएम जो है उसके अंदर वीवीपैट है, राइट। अब ये हम देखेंगे वीवीपैट क्या है, सारा अभी हम देखने लगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है ईवीएम की, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आती है और ये पॉलिटी में भी आती है। इसका क्वेश्चन साइंस टेक में भी आ सकता है और पॉलिटी में भी आ सकता है। अभी हम ये देखेंगे पेपर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कहाँ पे, तो जीएस पेपर 2 में आएगा ये पेपर, ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। कहाँ पे आएगा? जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी में, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इन द लाइट ऑफ recent controversy regarding the use of EVM, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन था मेंस में 2018 के आईएएस के। ये देखो 18 में आया है, हो सकता है कि केएस में मेंस में इस बारी आ जाए, क्योंकि मैंने कहा था आईएएस के क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होते हैं केएस में। ठीक है, तो ये ईवीएम के क्वेश्चन खास करके तब आते हैं जब इलेक्शंस पास में हो। तो 2024 जो ईयर है ये इलेक्शन ईयर है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें जेएंडके में भी इलेक्शंस हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आई थिंक ये कल बोला है कि सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले जेएंडके में इलेक्शन कराने हैं। तो इसलिए ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, केएस में भी और आईएएस में भी। तो क्वेश्चन एक बारी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईवीएम, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं कि ईवीएम जो है वो किस तरह की होती है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस तरह की होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है बैलेटिंग यूनिट, जिसको हम बैलेटिंग यूनिट, BALLOTING यूनिट, बैलेटिंग यूनिट। बैलेट यानी वोट, तो जिसमें हम अपनी वोट जो है वो डालते हैं। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होता है इसका, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा जो पार्ट है इसका, उसको हम बोलते हैं
वीवी पैट। अब ये वीवीपैट का मतलब है वेरीफाइड पेपर ट्रेल, वेरीफाइड पेपर ट्रेल, यानी कि पेपर ट्रेल का होना, यानी कि जब हमने वोट डाला तो उसके पीछे उसकी ट्रेल बच गई। क्या बच गई? ट्रेल बच गई। ट्रेल यानी कि उसका प्रूफ बच गया। सपोज करो ये तीसरा पार्ट नहीं हो तो सिर्फ दो ही यूनिट हो, बैलेटिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और वो तीसरा पार्ट नहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा? हमने वोट डाला वो बैलेटिंग यूनिट में और कंट्रोल यूनिट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। वो रिकॉर्ड किसके पास रहा? ईसीआई के पास, ठीक है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहा और कोई भी उसका पेपर ट्रेल नहीं रहा। कल को सपोज करो ओपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाए कि गड़बड़ हुई है, तो इलेक्शन कमीशन क्या प्रूफ देगी? लेकिन अगर हमारे पास वीवीपैट है तो हर एक वोट का एक पेपर ट्रेल आएगा, जिस पेपर ट्रेल को ईसीआई संभाल के रखेगी रिकॉर्ड के लिए। अगर ओपोजिशन इल्ज़ाम लगाएगी तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन उसको अपना जो वीवीपैट के थ्रू जो पेपर कलेक्ट हुआ है वो दिखा देगी रिकॉर्ड में। सपोज करो केस सुप्रीम कोर्ट में गया कि गड़बड़ हुई है, गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन वर्सेस ओपोजिशन, इलेक्शन कमीशन कह रही है गड़बड़ नहीं हुई, ओपोजिशन कह रही है गड़बड़ हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट मांगेगी रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन कौन सा रिकॉर्ड रखेगी? वीवीपैट वाला, जिसमें क्या होगा? पेपर ट्रेल होगा, जितनी भी वोट्स पड़ी हैं उनका पेपर ट्रेल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ठीक है जी, हाँ ठीक है, इतनी वोट्स पड़ी हैं, ठीक है, रिकॉर्ड है। सपोज करो आपने आंसर लिखा यूपीएससी में या केएस में, तो आपने आंसर शीट तो है ना रिकॉर्ड, आंसर शीट ही ना हो तो फिर तो कोई भी गड़बड़ हो सकती है ना। आंसर शीट को हाई कोर्ट ऑफ जे&के मंगवा सकती है, दिखाओ बच्चे की आंसर शीट, कितने नंबर मिले हैं, क्या है ना, तो वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो इसी तरह वीवीपैट भी काम करता है एक आंसर शीट की तरह। समझ आ गया इतना? आगे चलें, ठीक है। अब हम देखते हैं, लिखो आप, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक एक्ट है, एक सेक्शन है, सेक्शन 61A। सेक्शन 61A 1998 में ये सेक्शन इंसर्ट की गई थी इसके अंदर। 1998 में ये सेक्शन इंसर्ट की गई थी इस एक्ट के अंदर। ये जो एक सॉरी मैंने ये नहीं बताया कि ये एक्ट पास कब हुआ था, ये 1951 में ये पास हुआ था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास कब हुआ था? 1951 में। अब 1998 में, कब? 1998 में सेक्शन 61A इसमें डाला गया, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी वो स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके पहले ईवीएम नहीं थी, तो इस सेक्शन से ईवीएम जो थी वो आ गई थी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। हाँ, साइलेंट फीचर्स बेसिकली वो देखने नहीं है हमने, वो मैंने ऐसे ही
गलती से लिख दिया, साइलेंट फीचर्स नहीं है, सिर्फ यही था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का पास हुआ था और सेक्शन 61A देखनी थी हमने उसके अंदर, जिसके अंदर हमने EVM इंट्रोड्यूस किया था। कोई पूछे EVM कब इंट्रोड्यूस हुआ? सेक्शन 61A 1998। अब जो हमारी EVM है उसके बारे में हम देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है, और हमारा जो आज का इशू है वो हमने एड्रेस करना है कि हमारा इशू क्या है, हाउ ECI, हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एड्रेसेस द इशू of malpractice in elections in EVM. How Election Commission of India addresses the issue of malpractices in EVMs. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इस इशू को कैसे एड्रेस करेगी, मेल प्रैक्टिसेस को EVM में। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले ये जो EVM है it has secure source code। ये जो EVM है इसका जो सोर्स कोड है वो सिक्योर है। क्या मतलब? इसका जो सोर्स कोड है वो सिक्योर है, यानी कि EVM की जो इनपुट होती है, यानी कि जो हम इलेक्शन में हम बटन दबाते हैं वो एट अ टाइम एक ही बड़ी बंदा बटन दबा सकता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक बटन दबाएगा, फिर दूसरी वोट कास्ट होगी, यानी कि एक टाइम पर एक ही वोट पड़ सकती है। ये नहीं है कि एक बटन दबाने से 10 बारी टिक हो जाएगा कि 10 वोटें पड़ जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर सपोज करो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करना चाहे तो आपको बोले वोट डाल दो, तो आप बटन दबाओ तो 100 वोट इकट्ठा पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो सिक्योर है। ठीक है ना, सोर्स कोड, सोर्स क्या कि इनपुट कहाँ से आ रही है, इनपुट यानी आपका बटन को दबाना कि आपने इस पार्टी को वोट दिया, वो सोर्स है, तो वो कोड जो है वो सिक्योर है। नंबर 2, यानी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है सिक्योर सोर्स कोड। ठीक है, दूसरा नॉन प्रोग्रामेबल, नॉन प्रोग्रामेबल, ये जो EVMs हैं इनको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई सिस्टम पे ही फ्रॉड कर ले, इनको हैक कर ले, केजरीवाल कहता था ना कि EVM हैक हो सकती है ना, तो इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि दीज EVMs आर नॉन रीप्रोग्रामेबल, सॉरी प्रोग्रामेबल नहीं, नॉन रीप्रोग्रामेबल, यानी कि एक बारी जो वोटिंग हो गई उसको चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, नो एक्सटर्नल कनेक्शन, नो एक्सटर्नल कनेक्शन। जैसे हमारे मोबाइल का एक्सटर्नल कनेक्शन होता है, हम किसी से बात कर सकते हैं, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, ठीक है ना, लेकिन इन EVM का ना तो वो कोई वाईफाई है, ना कोई मोबाइल डाटा है, ना कोई ब्लूटूथ है, कुछ भी नहीं है। ये बाहर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकती ये मशीन। ठीक है,
तो ये मशीन का कोई भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन लिख दिया, ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, नंबर 4, ये ऊपर लिख दो फीचर्स ऑफ ईवीएम्स। ऊपर ना हमने ईवीएम्स लिखा ना, तो ये फीचर्स ऑफ ईवीएम्स है। फीचर्स ऑफ EVMs. Next, 1 vote at one time. ये मैंने पहले भी समझाया कि जब एक बंदा वोट डालेगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो बंदा है वो उसको एक फिर से बटन दबाएगा तो फिर दूसरी वोट पड़ सकती है। बीप की आवाज़ आएगी ना, फिर दूसरी वोट पड़ सकती है, वरना दूसरी वोट नहीं पड़ सकती। यानी कि एक बार पे एक ही वोट पड़ सकती है। नंबर 5, प्रोसीजरल चेक्स एंड बैलेंसेस। इलेक्शन कमीशन ने चेक्स एंड बैलेंसेस बनाकर रखे हुए हैं। यानी कि अगर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि एक चीज़ को चेक करने के लिए दूसरी चीज़ उसको बैलेंस करती है, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाकर रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, सो दैट कोई भी गड़बड़ नहीं हो ईवीएम के अंदर। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल चेक्स एंड बैलेंसेस। टाइम स्टैंपिंग ऑफ वोट्स। सिक्स्थ पॉइंट, टाइम स्टैंपिंग ऑफ वोट्स। टाइम स्टैंपिंग यानी कि जैसे आपने वोट डाला, फिर आपके बाद इलेक्शन कमीशन के बंदे ने उसके ऊपर बीप किया, फिर आपने वोट, तीसरे बंदे ने वोट डाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइम स्टैंपिंग, यानी एक टाइम पे एक ही वोट। लास्ट पॉइंट वो है प्रोसीजरल चेक्स एंड बैलेंसेस, सेल्फ डायग्नोस्टिक्स। सेल्फ डायग्नोस्टिक्स यानी अगर कोई गड़बड़ हो जाए मशीन के अंदर तो वो खुद ही रेड लाइट उसकी ब्लिंक हो जाती है, ताकि इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल्फ डायग्नोस्टिक्स इसके अंदर लगे हुए हैं। नेक्स्ट, अब इलेक्शन कमीशन क्या करती है सारा चीज़ें इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ट्रस्ट बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कुछ करती है। व्हाट इलेक्शन कमीशन डज टू मेंटेन ट्रस्ट। व्हाट ECI does to maintain trust in EVMs। EVMs में ट्रस्ट बनाकर रखने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या करती है। नंबर 1, यूज ऑफ वीवीपैट। यूज ऑफ वीवीपैट मीन्स मैंने पहले बता दिया कि
पेपर ट्रेल का यूज़ करती है ना, जो इलेक्शन जो ईवीएम का थर्ड पार्ट है वीवीपैट उसका यूज़ करती है ये इंश्योर करने के लिए। नंबर 2, काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, जितनी भी स्लिप्स इकट्ठी होंगी वोटिंग के बाद उनकी भी काउंटिंग होगी। देखो एक तो काउंटिंग होगी ना कि इलेक्शन कमीशन एक वोट एक मशीन में कितनी वोटिंग हुई है, एक तो उसकी काउंटिंग होगी, वो होगी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। वो एक टोटल का बटन दबाएंगे तो वो टोटल वोट्स आ जाएगी किस पार्टी को कितने पड़े हैं। दूसरा वीवीपैट की भी काउंटिंग होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो हुई है उसके साथ मैच कर रही है पेपर ट्रेल या नहीं कर रही है, ठीक है ना। अगर एक भी गड़बड़ आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब किसी ना किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो फिर उस बूथ की वोटिंग कैंसिल करनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ओपन चैलेंज टू टेम्पर, ओपन चैलेंज टू टेम्पर। इलेक्शन कमीशन ने कुछ साल पहले सारी ओपोजिशन पार्टीज़ को इनविटेशन दिया था कि आप आइए और इन ईवीएम्स को टेम्पर करके दिखाइए, ठीक है, लेकिन कोई भी ओपोजिशन पार्टी गई नहीं थी इनको मतलब ये प्रूव करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ओपोजिशन पार्टीज़ में भी इतना टेक्निकलिटी नहीं है या उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है जो कि इन ईवीएम्स को टेम्पर करके दिखा सके, राइट। तो ईसीआई ने ऐसा चैलेंज दिया था पहले, ओपन चैलेंज था, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन काउंटिंग बूथ्स। एक सेकेंड, आप लिखो पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे भी जिस बूथ में काउंटिंग हो रही होती है उस बूथ में ओपोजिशन पार्टीज़ को भी इनवाइट किया जा सकता है कि आप आइए और ईसीआई जो काउंटिंग कर रही है उसके ऊपर अपना सुपरविजन रखिए, सुपरविजन तो नहीं कहेंगे, उसके ऊपर अपनी निगरानी जो है वो रख सकते हैं, है ना। तो उनको भी क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। ठीक है, बस यही पॉइंट्स है ईवीएम्स के अंदर। कोई डाउट्स है तो बोलो। टाइम स्टैंपिंग यानी जैसे आपने वोट डाला उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बंदा जो बैठा होता है वो एक बटन दबाएगा जिससे होगा कि आपकी वोट हो गई। टाइम स्टैंपिंग मतलब आपकी वोट के ऊपर स्टैंप लग गई, अब दूसरा बंदा वोट डालेगा, ठीक है, फिर उसकी वोट के ऊपर स्टैंप लगेगी, फिर तीसरा बंदा वोट डालेगा। तो टाइम हर वोट के बाद एक जो है आप वो ईवीएम दबाओगे ना तो जो वो वाला बंदा बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन का, फिर वो कुछ दबाएगा, इसका मतलब आपकी वोट ओवर होगी, अब आप जा सकते हो, फिर दूसरा बंदा आएगा, तो इसको बोलते हैं टाइम स्टैंपिंग। ठीक है, क्लियर। तो ईवीएम का हमने आज क्वेश्चन किया, इसको आपने लिख भी लिया है, तो होप है कि आप याद रखोगे। फर्दर जब भी न्यूज़पेपर में या टीवी में आप कुछ इस तरह का सुनो या देखो तो उसको याद रखना है, ठीक है। ये टॉपिक आज कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप एक साल आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। जब भी कुछ पढ़ो या किसी मैगज़ीन में पढ़ो, किसी न्यूज़पेपर में या किसी टीवी शो में तो कम ही आता है, न्यूज़पेपर में ही ज़्यादा आएगा, तो उसको आपने रिकॉर्ड में रखना है और इन नोट्स के अंदर अगर ऐड कर सकते हो यहाँ ऐड करो, या जैसे भी आपने नोट्स अपने बनाने हैं तो उनके अंदर ऐड करो, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम डेली कितने आर्टिकल्स, मतलब डेली तो नहीं, जैसे जब भी हमारी क्लास हो रही है तो हम
कितने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को टच कर रहे हैं, है ना। तो इससे आपकी नॉलेज में भी इंक्रीज़ होगा और साथ में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी होगी आपकी नॉलेज की, है ना, कि कितना कुछ है जो करने वाला है ना। तो कल हम एक डिफरेंट टॉपिक लेके आज कितनी डेट है 13th, है ना। तो आज की डेट का 13th का न्यूज़ पेपर हम कल करेंगे, ठीक है।